इस एल्बम में? दोस्ती का नया सिलसिला दें, जिस पे वीडियो भी बना है, मौला मेरे मौला। जी। और उसमें साहब ये है कि अच्छाई की जीत हो बुराई पे, जो नेक राह पे चल रहे हैं उनको हमेशा दोस्ती मिले, हौसला मिले। तो पॉजिटिव एल्बम है। और एक रोमांटिक सॉन्ग भी है इसमें जावेद अली के साथ जो मैंने गाया है, और एक और मेरा सोलो सॉन्ग है। तो कुल मिला के जो इमोशंस वही हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अलग है। कि ऑर्केस्ट्रेशन में एक प्रकाश में डाले हैं, कॉम्पोजिशन अपने रखे हैं। मैं वही गाती हूँ। मौला मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। और रेखा मैडम, जैसा कि रवि जी जी की ये पोइट्री थी, हाँ, पोइट्री को गाने में तब्दील किया गया है, तो ये बहुत सी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं, तो कंफर्टेबल कितना था मेरे लिए। असल में क्या होता है कि एज सिंगर हमको कॉम्पोजिशन भी मिलती है, तो वो कंपोज़र की जिम्मेदारी होती है। तो ऑलरेडी एक पकी हुई चीज़ मिलती है, मुझे सिर्फ खानी होती है। तो मैंने कॉम्पोजिशंस सुने, लिरिक्स इमोशनल और अच्छे लगे मुझे बहुत। तो मुझे सिर्फ उनको रवां करना था, तो मैंने उनकी तैयारी की और गाया, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लिरिक्स मुझे बहुत बहुत पसंद आए इस एल्बम में। रेखा जी, टाइम्स ने इसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म दिया, जी। कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं आजकल कमर्शियल जो हो गया है पूरी तरह से म्यूजिक, और कितना चेंज मानती हैं इस चीज़ को? मैं उस पर ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि टाइम्स ने रिलीज़ किया, उनके अगेंस्ट कैसे बोलूँ। पर इन जनरल मैं ये कहना चाहूँगी कि बॉलीवुड इतना प्रधान है इस वक्त के, प्राइवेट म्यूज़िक का सीन बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से एटलीस्ट आईट्यून्स, साउंड क्लाउड या और जितने भी वेब है, तो अच्छी बात यह है कि टाइम होप के मिलेंगे, पब्लिसिटी थोड़ी और होगी। आज रिलीज़ फंक्शन हो रहा है, ये अच्छी बात है। एक वीडियो बना है, और मैंने सुना है बहुत अच्छा वीडियो बना है। तो आई एम श्योर कि काम आगे बढ़े, अच्छा सराहा जाएगा, तो कंपनीज भी और आगे आएंगी और करेंगे। रेखा जी, एक राधे माँ का के बारे में क्या कहना है? जिम्मेदार है इस देश की मैं ना टीवी देखती हूँ, ना मैं रेडियो सुनती हूँ, ना मैं अखबार पढ़ती हूँ, और इसलिए इन सब बारे में बहुत ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं होती, और जिस बारे में नहीं पता तो प्रेफर करूँगी कि ना बोलूँ। आपके अंदर भी तो भगवान है, उसको तो देखना नहीं। भगवान मतलब जो भगवान जो हमारी एक अच्छाई है, या हमारा प्यार है आसपास के लोगों के लिए, हम क्या सोचते हैं, उनको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, वो भगवान कहते हैं। धर्म और आस्था के नाम पे जो भी चीज़ें गलत होती है, क्या वो सही है या गलत? बस इतना मैं आपसे मेरी इतनी समझ नहीं है, रियली सॉरी, क्योंकि आपने बड़ा गलत सवाल किया। मुझे सिर्फ अपने बारे में पता है, और अपने बारे में मेरे सबसे बड़ा धर्म है प्यार, और मेरे में भी अच्छी थी, रुदारी थी। अब मेरा इतना ही है कि मैं अपने लोगों तक पहुंचूं और ये बढ़ा सके, क्योंकि बुराई या राइट्स या टेररिस्ट अटैक्स या लड़ाई झगड़े तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार फैला सकते हैं, या दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करके, और अपने पे, हम तो अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल जो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, एक दिन काम नहीं करता तो सबकी अच्छाई जो है वो बैग में चली जाती है, और सब ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर लेते हैं, सब एक दूसरे में गाड़ी घुसा के अटक जाते हैं,
और फिर लड़ाइयाँ हो रही होती है कि तुम निकालो तुम हटाओ, तो वहाँ पे हमारी इंसानियत दिखती है। तो उसका धर्म और किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी अपनी इंसानियत है। और वो भगवान की बात है कि अगर हमें लगे कि हाँ जितनी जल्दी हमें है दूसरों को भी है, कोई भी नहीं चाहता कि रोड पे अटका रहे। दूसरी चीज़ मैं देखती हूँ कि हम जॉगर्स पार्क में जब वॉक के लिए जाते हैं, लोग बाहर से जूस खरीदते हैं और प्लास्टिक के सफ़ेद ग्लासेस को जॉगर्स ट्रैक पे ही कहीं पेड़ों के बीच में फेंक देते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग हैं जो डस्टबिन में भी डालते हैं, और जो स्लिप लेते हैं हम उसको भी लिया और बस अंदर आए और उसके बाद मसोड़ के ऐसे फेंक देते हैं। और तो ये सब ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस जो है हम सही मायने में मनाएंगे, क्योंकि हम ये ना सोचें कि आप दूसरा कोई अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा तो मैं क्यों करूं। मुझे लगता है कि जो मेरा फ़र्ज़ है अपने लेवल पे, मैं तो वही कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ एक बेहतर एनवायरनमेंट के लिए, एक बेहतर वर्ल्ड बनाने के लिए, एक बेहतर देश बनाने के लिए। और क्योंकि मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, फॉर्चुनेट भी फील करती हूँ कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, कि जहाँ की संस्कृति इतनी पुरानी, इतनी रिच है, हमारा कल्चर, उसको हम जितना बढ़ा सकते हैं और अपने लेवल पे हमें सिर्फ अपना करना चाहिए। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। रवि जी, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की एल्बम है और क्या क्या चुनाव किया है एल्बम को बनाने में आपने? मूनलाइट विस्पर्स जैसा कि इसका नाम है, ये एक रोमांटिक एल्बम है जिसमें 8 गाने रोमांटिक हैं। और ये इस तरह से रोमांटिक हमने नाम भी लिया है मूनलाइट विस्पर्स कि जैसे चांद जब खिलता है और जब तक वो ढलता है, जैसे उसके डिफरेंट रूप नज़र आते हैं, उसी तरह रोमांस के डिफरेंट रूप क्या हो सकते हैं वो इन गानों में आपको मिलेंगे। उसके बाद हमें लगा कि रोमांस का अगर हम थोड़ा सा बड़ा मतलब देखें तो प्रेम है। तो एक हमने सारे विश्व के प्रेम के लिए एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए एक गाना बनाया जो रेखा जी ने गाया है, और वो गाना बहुत ही सुंदर इन्होंने गाया है। मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिलसिला दे दे। इस गाने को लिखने के पीछे क्या क्या थॉट थे आपके और कैसे आपको लगा कि रेखा जी इसको परफेक्ट तरीके से गा लेंगे? देखिए, रेखा जी तो बहुत सारे सॉन्ग को और शायद सभी को परफेक्ट तरीके से गा सकती हैं, लेकिन इस गाने में एक जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है उसके लिए एक स्पेशल वॉइस की ज़रूरत थी और उससे ज़्यादा एक भाव की ज़रूरत थी। जो चूँकि रेखा जी सूफियाना म्यूज़िक काफ़ी गाती हैं, तो हमें ऐसा लगा, हमें और विवेक को, कि रेखा जी के अलावा किसी की और इतनी सूटेबल आवाज़ इस गाने के लिए नहीं हो सकती। इसीलिए हम रेखा जी के पास गए और थैंक यू रेखा जी कि आपने उसको तो एक्सेप्ट इनसे अच्छा किया। कोई गा नहीं सकता था। जी, रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे जब इन्होंने आपको ब्रीफ किया तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में आई? जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात आई, जो प्रेम की बात आई, जो मैं अभी पहले भी बोल रही थी कि मुझे लगता है कि बस यही काम है मेरा कि प्यार मेरा धर्म है और प्यार को फैलाना अपने म्यूज़िक के थ्रू। और अगेन के रोमांस का जो सूफियाना उसमें जो कलाम में बात होती है कि ऊपर वाले से आप रोमांस करते हैं, खुदा से, और वो आपके लिए बिलवड, आप उसकी बनते हैं और वो आपका बिलवड है। तो और उसके लिए जाने का तरीका, वो जानने का तरीका, जाने का तरीका लोगों से ही है। भाईचारे, प्यार, कभी आप में दिखे खुदा, कभी विवेक में दिखे, कभी अपने भाई में दिखे, पति में दिखे, बच्चे में दिखे। तो वो रिश्तों से ही वो रास्ता मिल सकता है। तो इसलिए उस नगमे में वो रूहानी जो बात है ना, तो वो दैट अट्रैक्टेड मी मोस्ट। तो जी, विवेक जी ने जब वो ब्रीफ दिया, लिरिक्स हमने सुने, तो फिर वो अपने आप ही अच्छा लग रहा था। रेखा जी, आपने इन दिनों एक टीवी शो के लिए भी गाया है। हाँ, इश्क का रंग सफ़ेद। हाँ, ये एक नया आपका मतलब एक और आपने एक विधाओं में एक्चुअली एक एल्बम कबीर चौराहा, सूफ़ी चौराहा, इनफैक्ट वो एल्बम नारायण अग्रवाल जी जो हैं कवि, उनके बहुत वेटरन और सीनियर भजन लिखते रहे हैं, उसमें सूफियाना उन्होंने लिखा। और पहली बार जो विवेक जी से मुलाकात हुई वो उस एल्बम में हुई कि इनके कंपोज़ किए हुए 4 मैंने उसमें सूफियाना कलाम गाए और 4 अली गनी साहब के। तो उसमें से एक नगमा या इश्क का रंग सफ़ेद, तो मुझे पता लगा कुछ 2 महीने पहले कि वो
कलर्स टेलीविज़न ने राइट्स लिए, सीरियल का नाम ये रखा है, तो उन्होंने फिर वो टाइटल रख के और एक स्थाई उसकी लेके बाकी फिर उन्होंने उसको री-राइट करवाया नवाब आरजू साहब से, और कॉम्पोजिशन वही है, उसको मैंने री-रिकॉर्ड किया है। और वो सीरियल लॉन्च भी हो रहा है अब जल्दी। लॉन्च हो रहा है 10 अगस्त को। जी जी 10 अगस्त। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एंजॉयड सिंगिंग दैट। आपसे जानना चाहूँगा, आप दोनों लोगों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे इस एल्बम को लेकर आपस में? बहुत लड़ाई हुई। दोनों लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलो इस चीज़ को काटते हैं, चलो ये कन्फ्लिक्ट नहीं, इसको डिस्कशन कहते हैं। भाई देखिए हेल्दी हेल्दी डिस्कशन। हेल्दी डिस्कशन। आई थिंक विवेक बेटर बताएंगे। क्या क्या हुआ था? नहीं, देखिए ये रवि जी जो लिखते हैं वो अपने नज़रिए से कोई चीज़ लिख रहे हैं, और जब मैं उसका म्यूज़िक कर रहा हूँ तो मेरा नज़रिया थोड़ा सा इनसे मुख्तलिफ होगा, अलग होगा, लेकिन दोनों को एक किसी कॉमन पॉइंट पे पहुँचना, वहाँ तक जाने में कभी कभी आपस में बहस कहना चाहिए, क्रिएटिव डिस्कशन कहना चाहिए, लेकिन वो कभी कभी ज़्यादा भी बात बढ़ जाती थी, हम गुस्सा हो जाते थे, लेकिन क्या करें। बट जो भी हुआ, बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट के मैं लिए हुआ। कहना चाहूँगी इसमें कि वो क्रिएटिव फाइट इज़ लाइक वो ग्रोथ, आपकी कंबाइंड ग्रोथ होती है, कि जैसे कुछ लफ्ज़ थे जो हमारे गाने के लिए कई बार हुआ कि वो अटक रहे हैं, तो हमने उसी वक्त विवेक जी ने बात की एंड रवि जी ने बड़ी ओपनली खुले दिल से वो लफ्ज़ हमारे लिए बदल दिए, तो वो भी हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़ाई होती है, मतलब इट्स जस्ट दैट कि अगर वो कन्विंस हुए, उनको लगा कि हाँ ये लफ्ज़ थोड़ा फोनेटिकली गाने लायक नहीं है, तो उन्होंने लफ्ज़ बदल दिया, और जबकि भाव वही रहा उसका, भाव वही रहा। ये कलाकारी है इनकी कि भाई वही भाव रखते हुए दूसरे शब्द आ गए। आप कुछ कह रहे थे, क्या conflict। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं आप? ये कह रहा था कि कन्फ्लिक्ट बहुत बड़े भारी होते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस से? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भी आप कोई गाना बनाएं और उसमें जो म्यूज़िक देते हैं उनको वो पसंद आना ज़्यादा आसान है, लेकिन जब आप देखते हैं कि जो गायक है जो उसको गा रहा है और जिस समय वो गायक उसको गा रहा है, अगर उसको वो फील कर सकता है और पूरी तरह से महसूस कर सकता है, तो तब आपको लगता है कि वो भावना ठीक है। एक्चुअली जो गीत है या जो गाना है वो भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का एक जरिया है, और जब भी गीत गाते समय वो भावना शब्दों से निकलकर और दूसरे के दिल तक पहुंच सके और दूसरे के दिल को आभास हो जाए कि ये गाना मुझको टच कर गया है, ये गाना मुझे छू गया है, तब आप समझिए कि वो गाना रियली सक्सेसफुल है। मैंने 2 लाइनें कभी लिखी थी और रेखा जी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ूं कि जो बेदिल पड़े गाना वो गीत ना होगा, जो बेदिल पड़े गाना वो गीत ना होगा, जिसे दर्द पड़े दिखाना वो मीत ना होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो गाने के अंदर जब तक वो भावना ना हो कि वो आपके दिल को छू जाए, और जब हमें लगता है कि हमारे गायक या गायिका वाकई उनके दिल को छू जाती है, तो फिर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो दूसरे के दिल को भी छू जाए। और ऑडियंस तक पहुंचना भी चाहिए हमारा काम, तो और सराहा जाएगा इंशाल्लाह। अभी आप लोगों का भी दायित्व है कि